हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। टारगेट टारगेट एग्जाम ओनली पर हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हुए हैं और ये प्रशिक्षु बैच आपके लिए एकदम से निःशुल्क लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइम टेबल पता होगा कि हिंदी का सब सिलेबस जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, बाल विकास पेपर फर्स्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ईडीओ सेकंड कर रहे हैं, पेपर सेकंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ ईडीओ सेकंड। हिंदी भी मैंने पढ़ाया था और बाल विकास पेपर फर्स्ट भी हमने ही पढ़ाया था। आगे चलते हैं, अगली टीचर है वो है अंजलि मैम है। अंजलि मैम आपको संस्कृत और कंप्यूटर पढ़ा रही हैं। ठीक है, इसके बाद आपको रंजीत सर पढ़ाते हैं। रंजीत सर आपको पता ही है 6 बजे पढ़ाते हैं और उनके साथ यहाँ पर जुड़ना ना भूलिए। उन्होंने अपने मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और अब आपके लिए जो है जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनका सॉल्यूशन करा रहे हैं। और हम भी आज इस क्लास में क्या है हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। कल वाली आप क्लास मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कल हमने 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम करेंगे 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो ये हमारा क्या है यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है और विषय कौन सा है, हिंदी आपका है और ये आपका षष्टम विषय है। कौन सा है, षष्टम विषय है। ठीक है, तो हिंदी का हम 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं कौन सा है प्रीवियस ईयर पेपर 2016, कौन सा 2016 का। ठीक है, तो देखेंगे, जल्द से जल्द जुड़ जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन क्लासेस का टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारे क्लास में टाइम से आ सकें। ठीक है, और एक अच्छा स्कोर अपने डीएलएड में प्राप्त कर सकें। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मुझे, और मुझे ये कमेंट करके भी बताना कि आपका यहाँ पर आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे पेपर हमारा कैसा आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए पेपर लगाया हुआ 2016 का है ये पेपर। ठीक है, तो हिंदी या शिक्षण यहाँ पर इस तरीके से आपको टाइमिंग दी होगी। पेपर में क्या दी होगी, यहाँ पर इस तरीके से आपको टाइमिंग दी होगी। 1 घंटे की टाइमिंग होगी और मार्क्स कितने होंगे, 25 होंगे। टाइम क्या होगा, टाइम होगा 1 घंटा और मार्क्स कितने होंगे, अंक मान लीजिए, अंक होंगे 25 अंक का ये पेपर होगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुविकल्पीय आएंगे, 5 बहुविकल्पीय आएंगे। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, फिर यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो बहुविकल्पीय और अति लघु आपके 1-1 नंबर के होंगे, लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो आपके 2 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें आया हुआ है शाशा शाह व्यंजन कहलाते हैं, कि शाशा शाह व्यंजन कौन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको 15 में भी आया हुआ है, ये आपको 2015 में भी पूछा गया है और 2000 ये देखिए आपको 16 में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं रिपीट होते हैं। अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर पेपर कर लिए तो भी आप पेपर जो है पास कर ले जाएंगे। ठीक है, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शाशा शाह कौन से होंगे, मैंने आपको इनके बारे में डिटेल में बताया था। तो शाशा शाह हमारा क्या होगा, ऊष्म व्यंजन। क्या है, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, जिनमें क्या है ऊष्मा निकलती है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दिया है अहि शब्द का अर्थ है। अहि का अर्थ बताना है आपको, विलोम सत्व आएगा और जो है राइट बताने को भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अहि शब्द का अर्थ होता है सर्प। तो अहि शब्द का अर्थ क्या होता है, सर्प होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है स्थावर का विलोम शब्द है, कि स्थवर का विलोम शब्द है। तो क्या होता है स्थवर का विलोम शब्द, स्थवर का होता है जंगम। क्या होता है, जंगम होता है। तो यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध और शुद्ध वर्तनी भी पूछ ली जाती है। तो शुद्ध शब्द इसमें क्या है, कुमुदनी है। क्या है, कुमुदनी। ठीक है, ये वाला हमारा यहाँ पर राइट होगा। आगे चलते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया है भाषा संसार का नदमय चित्र है, यह कथन किसका है। तो ये आपको जो है कोई राइटर के अनुसार भी पूछ लिया जाएगा। तो किसका है, श्याम सुंदर दास का है, रामचंद्र वर्मा का है, सुमित्रानंद पंत का है या बाबूराम सक्सेना का है। तो ये किसका है कथन, तो ये कथन जो कहा गया है वो कहा गया है सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमने जो है बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट किए हैं। बहुविकल्पीय
तो इसमें मुझे आपको बताना है कि आपका 5 में से स्कोर क्या रहा है, ठीक है, कि कितने आपको यहाँ पर आते थे। सही है, चलिए आगे चलते हैं अब हम। तो देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न कौन से हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपका स्कोर क्या रहा है यहाँ पर। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है 6 नंबर है कि अंश व अंश का अंतर बताइए। तो इन दोनों, ये दो अंश दिए हैं, मतलब कि इनका अर्थ अलग अलग है, लेकिन ये थोड़ा सा देखने में सेम लग रहा है। केवल यहाँ पे शा और शा का अंतर है, ठीक है, सा और सा का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर अंश का मतलब होता है कंधा और अंश का मतलब होता है भाग, ठीक है। एक अंश का मतलब होगा कंधा और दूसरे अंश का मतलब होगा भाग, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मतलब कि इस तरीके से आप इसको शॉर्ट आउट कर सकते थे। अगला देखते हैं 7 नंबर दिया है यारा लावा। यारा लावा ये आपको 2015 में भी पूछा गया है और 2016 में भी, और आगे के पेपर सॉल्यूशन करेंगे उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और हो सकता है कि आपके पेपर में भी आए। तो यारा लावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन आया था स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आई। या आपको व्यंजन की भी पूछी जाती है। स्वर जिन वर्ण का उच्चारण बिना अवरोध के मुंह से निकलता है। जिन वर्ण का उच्चारण बिना अवरोध के मुंह से निकलता है स्वर कहलाते हैं। हिंदी में कौन कौन से होते हैं? आ ई उ ए से ऋषि, ए से एड़ी, ए से नक, ओ से उकली, ओ से औरत। ये हमारे क्या होते हैं? 11 सुर होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं। पूछा जाए टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्वर किसे कहते हैं ये भी देख लिया। तो 9 नंबर यहाँ पर दिया है आवाचीन और उचित का विलोम बताना है। तो विलोम शब्द भी आपसे पूछे जा सकते हैं। विलोम शब्द, शुद्ध, अशुद्ध, पर्यायवाची, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हिंदी में। तो इसका क्या होगा? पहले का होगा, इसका होगा प्राचीन, और उचित का होगा, उचित का विलोम होगा अनुचित, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, ये तो आपने कर दिया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला अति लघु उत्तरीय प्रश्न आया है अनुस्वर किसे कहते हैं। अनुस्वर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन जो है रिपीट होने वाले हैं। एक अनुस्वर हो गया, ये यारा लावा होगा, ये आपको 2015 में भी आया हुआ है और यहाँ पर 2016 में भी आपको देखने को मिल रहा है। सही है, और आगे भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर में ये देखने को मिलेगा। तो अनुस्वर किसे कहते हैं? तो अनुस्वर के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है। कैसे होता है? वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है। जैसे ठंडा, ठंडा, कंचन, जंगल, ठीक है, इत्यादि। ये सारे क्या होते हैं? हमारे अनुस्वर होते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? कविता के कुछ पंक्तियों के मेल को पद कहेंगे और वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। तो यहाँ पर हमारा जो है आते हैं, अब हम चलते हैं बहुविकल्पीय की तरफ, ठीक है। बहुत ही ईजी पेपर आपका आया था और आप मुझे कमेंट करना ना भूलें कि आपका स्कोर 25 में से क्या रहा है। तो यहाँ पर अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 12 नंबर आया हुआ है। अग्नि, अमृत, गणेश के 2 समानार्थी शब्द बताइए। तो विलोम शब्द हो गए, समानार्थी शब्द हो गए, शुद्ध अशुद्ध हो गए, ये सारे आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अग्नि और अमृत और गणेश का, तो अग्नि, अमृत और गणेश का समानार्थी शब्द क्या होगा? अग्नि का होगा अनल और पावक होगा, ठीक है। अमृत का होगा पीयूष और सुधा होगा। गणेश का होगा लंबोदर और गणपति होगा। क्या होगा? लंबोदर और गणपति होगा। तो यहाँ पर ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्हों के एक एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आपको 15 में भी जो विराम चिन्ह है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है। तो विराम चिन्ह से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो अल्प विराम के बारे में पहले जानेंगे, फिर अर्धविराम आपको बताना था, फिर पूर्ण विराम, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो पहला दिया है अल्प विराम। तो भाषा को पढ़ते या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव आता है उसे अल्प विराम कहते हैं। जब बोलते या भाषा को पढ़ते या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव आता है उसे क्या कहते हैं? अल्पविराम कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए और उनके बीच संयोजक हो और वाह, ये क्या होते हैं? इत्यादि ना हो। जैसे क्या होता है? सोहन, श्याम, राधा। तो सोहन और श्याम के बीच में क्या है?
अल्प विराम लगा हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे अगला, और इसके कुछ नियम भी होते हैं। तो एग्जाम्पल में पूछा है तो थोड़ा बहुत आपको इसको लेंथी लिखना है। तो जहाँ दो से अधिक वाक्य पर उनके बीच संयोग ना हो, ठीक है, उनके लिए भी इसका यूज होता है। जैसे राम घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो राम घर आया और थोड़ी देर के बीच में क्या है, अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। थर्ड देखते हैं, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर भी आदि से पहले क्या है, अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे हम स्टेशन पहुंच तो गए किंतु ट्रेन जा चुकी थी। तो किंतु के पहले क्या लगा है, अल्प विराम लगा है। अगला दिया है एग्जाम्पल इसमें, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच अल्प विराम लगता है, ठीक है। श्यामा, कामिनी, कौशल्या, वंदना, ये सारी चीजें हैं, इनके बीच में भी क्या लगा है, अल्प विराम लगा है। आगे चलते हैं, ये क्या है, संज्ञा है। इसके बाद देखेंगे हम, इसके बाद अगला दिया है, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर अल्प विराम का प्रयोग किया था। आपने देखा होगा छंद जो है उनके बीच में क्या होता है, अल्प विराम लगा होता है। रहीमन निज मन की व्यथा, फिर लगाए अल्प विराम, मन ही राखे गोए, ठीक है। तो इस तरीके से अल्प विराम का प्रयोग अलग अलग जगह पे अलग अलग नियम के साथ किया जाता है। तो इस तरीके से जो है छंदों में भी इसका यूज होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। अब दिया है अल्प विराम, तो आपको सबके बारे में, तीनों के चारों के बारे में पूछा है, तो तीनों चारों के बारे में जो है हेडिंग डाल के अलग से लिखना है। तो वाक्य में जब अल्प विराम से अधिक ठहराव आता है तो अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। यह 3 स्थितियों में लगता है। यह एक तो जहाँ प्रमुख वाक्य और अन्य खंडों में बहुत अधिक संबंध ना हो, तथा जहाँ वाक्य और उपवाक्य पूरी तरह असंबंध हो, और जहाँ वाक्य तथा उनके खंडों में क्या हो, कथन पर परिणाम अंत में आए, ठीक है। कथन का परिणाम जो है अंत में आए, वहाँ पर अर्धविराम लगता है। जैसे आओ, बैठो, खेलो, पर बदमाशी मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अर्धविराम का यूज हुआ है। ये बिंदी लगा के इस तरीके से लगाते हैं नीचे, ये हमारा क्या होता है, अर्धविराम कहलाता है। सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे अगला। इसके बाद जो दिया है वो दिया है पूर्ण विराम। क्या है, पूर्ण विराम, ठीक है। यह वाक्य की समाप्ति का बोधक है, अर्थात पूर्ण विराम वाक्य में पूरी तरह ठहराव और वाक्य के पूर्ण अर्थ का बोध भी है, ठीक है। अधोलिखित स्थितियों में इसका प्रयोग होता है। तो किस किस में होता है, वाक्य के अंत में होता है। यहाँ पर ये देखिए, ये क्या किया गया है, पूर्ण विराम का यूज किया गया है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो क्या हो गया, जब समाप्ति हो गई वाक्य की तो वहां पर पूर्ण विराम आ गया। आगे दिया है सैनिक युद्ध में वीरता पूर्वक लड़े, ठीक है। अगला दिया है कहानी उपन्यास लिखने में, कहानी उपन्यास लिखते हैं तो यहाँ पर भी क्या है, पूर्ण विराम का यूज होता है। सही है। तो देखेंगे कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए, वह डाकू कितना भयंकर था, उसका चेहरा आदि। यहाँ पर क्या है, जो है पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। छंद के चरणों की समाप्ति पर, छंद के चरणों की समाप्ति पर क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें लगा हुआ है, समझत मन दुख भाऊ अपारा। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर आपने पूर्ण विराम भी देख लिया। अब हम देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का आपको पता ही, अब आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पर लगाते हैं। तो पूर्ण अर्थ बताने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में यह चिन्ह लगता है। तुम कब आओगे, तुम क्या खाओगे, यह क्यों नहीं आया, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमने जो है ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि पठन का क्या अर्थ है, आरंभिक स्तर पर पठन शिक्षण के 2 विशेषता बताइए। तो पठन और वाचन एक ही होता है, तो इसका अर्थ बताना है आपको। तो पठन का अर्थ 2 रूप में होता है, एक मौखिक और एक लिखित। कैसा होता है, एक मौखिक होगा, एक लिखित होता है। मौखिक भाषा को बोला जाता है, किंतु लिखित भाषा को वाचन या मतलब पढ़ना ही होता है, ठीक है। लिखित भाषा को देखकर बोलना ही वाचन कहलाता है, ठीक है। वाचन पूछा जाए तो भी यही तो लिखित भाषा वाला रूप आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, वाचन के पर्याप्त पठन व वाचन भी हैं। आगे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन जानेंगे। एक डेफिनेशन दिया है कि
लुईस के अनुसार डेफिनेशन दी है, वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशियों से परिचित हो जाता है। ठीक है, संक्षिप्त में यह कह सकते हैं कि लिपि प्रतीकों की पहचान, अर्थ ग्रहण एवं उनका पूर्ण पर संबंध जोड़ते हुए पूर्ण आशय समझ लेने का नाम पढ़ना पाठन और वाचन है। क्या है? पढ़ना पाठन और वाचन है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, अब यहाँ पर हम इसका महत्व देखेंगे, क्या जानेंगे, इसका शिक्षा में क्या महत्व है या उद्देश्य है, ये जानेंगे। तो वाचन का उद्देश्य, तो बालकों में ऐसी क्षमता पैदा करना कि वे पाठ पढ़कर उनके भावों को ठीक से समझ सकें। सेकंड इसमें दिया है, वाचन द्वारा बच्चों की शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना। ठीक है, क्या कराना? शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना। थर्ड इसमें दिया है, पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव एवं विराम आदि का ध्यान रखना। अगला इसमें दिया है, आत्मसात किए गए विषयों को बालक दूसरों को भी समझा सकें, इससे उनमें ऐसी योग्यता उत्पन्न करना। ठीक है, उनके अंदर, इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों के अंदर ऐसी योग्यता उत्पन्न करना कि उनके अंदर दूसरों के समझाने का भी समझ आ सके। ठीक है, वो योग्यता का विकास हो जाए। आगे चलते हैं, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया है 15 नंबर क्वेश्चन है, कविता शिक्षण की विशिष्ट उद्देश्य बताइए। तो यहाँ पर कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य बताना था आपको। तो कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य, कविता की शिक्षा का प्रधान उद्देश्य छात्रों में सौंदर्यात्मक भावनाओं का विकास करना होता है। अतएव काव्य शिक्षण के अन्य और भी उद्देश्यों के परिचित प्राप्त कर लेना आवश्यक है। ये उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला उद्देश्य में क्या है, इसमें दिया है, पहला उद्देश्य दिया है उचित स्वर एवं प्रवाह के साथ कविता पठन की क्षमता पैदा करना। अब हम सेकंड पॉइंट इसमें देखेंगे कि सेकंड पॉइंट कविता शिक्षण का दिया है, छात्रों में इतनी क्षमता उत्पन्न करना जिससे वे क्या है, काव्य के सौंदर्य को परख सकें और किसी भाव प्रधान कविता रसवाद को प्राप्त कर सकें। ठीक है, रायबर्न महोदय ने इसके बारे में कहा है कि हमारा उद्देश्य यह होता है कि विद्यार्थियों की कवि की अनुभूति को समझे और ग्रहण करें। ठीक है, अध्यापक का यह कार्य होता है कि उससे छात्र कवि की प्रकृति का प्रेम को समझ सके और क्या कर सके, कविता के रस अनुभव प्राप्त कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे इसमें दिया है, तो आगे चलते हैं, अब देखेंगे आगे हम। इसके बाद यहाँ पर इसका और उद्देश्य दिया है कि किसी कवि के भाव और शैली को छात्रों को परिचित कराना और कविता के भाव को समझना और उनके अंदर ऐसी क्षमता उत्पन्न करना ताकि वो कवि के भावों जो व्यक्त किए गए हैं उसको, उसकी क्षमता को समझने जो है व्यक्त करने क्षमता का पैदा करना। ठीक है, तथा अपने शब्दों में कवि के भावों को व्यक्त करने की क्षमता पैदा करना उनके अंदर। ठीक है, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना और भाव की समीक्षा करना, इसकी शक्तियों का विकास करना। ठीक है, अगला इसमें दिया है, इसके बाद ये छात्रों में काव्य शिक्षण के साथ साथ रस छंद अलंकार का भी परिचित कराना और उन अनेक शैलियों का जो है परिचित कराना। ठीक है, तो इस तरीके से हम कविता जो है बच्चों के अंदर इसका उद्देश्य यह होता है। सही है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, उसको उदाहरण सहित बताना था। तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं, दो अथवा दो से अधिक व्यंजन मिलने पर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे क्या होते हैं, शा और शा छा हो गया। ठीक है, ता और रा हो गया, त्रा हो गया, ता और रा क्या होगा, त्रा हो गया, जा वहाँ क्या हो गया, ज्ञा हो गया। इसके बाद श्रमिक का क्या है, श्रमिक यहाँ पर हो गया शा और रा, क्या होगा, शा और रा मिलके, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई जरा सी, शा और रा मिलके क्या बनेगा, श्रा बनेगा। ठीक है, तो इसके उदाहरण भी दिया है, छा का होगा अक्षर कक्षा, त्रा होगा पुत्र त्रिशूल, ज्ञा का होगा ज्ञान विज्ञान और श्रा का श्रम और विश्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 16 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 17 नंबर है, मिश्रित वाक्य का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर हम मिश्रित वाक्य का अभिप्राय जानेंगे और उसका उदाहरण देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिख सकते हैं। तो जिन वाक्यों में एक प्रधान और अनाश्रित वाक्य होते हैं और दोनों क्या होते हैं, योजकों द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में यदि परिश्रम करोगे तो सफलता
प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जा योजक हो जाएगा, ठीक है। तो के ज़्यादा जो जो होते हैं वहाँ पर वो क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं। तो आगे चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो वर्तनी की शुद्धता कैसे किस तरीके से बता सकते हैं हम इसमें, कि छात्रों में क्या शुद्ध उच्चारण कराना, उनमें क्या है और कक्षा में क्या है शिक्षक द्वारा शुद्ध उच्चारण कराना, ठीक है। और उनकी खड़ी भाषा जो है उसका प्रयोग करना, ज़्यादा से ज़्यादा सुलेख अभ्यास कराना, और क्या कराना, उनकी अनेक बार क्या है लिखवा कर अभ्यास कराना उनको, ठीक है। और समान उच्चारण वाले अक्षरों को अंतर समझाना, अगर दो तरीके के एक जैसे वर्ड हैं बोलने में या देखने में तो उनको बताना कि इनमें अंतर क्या है। फिर उनमें मुद्रण और शुद्धियों को संशोधन करना, ठीक है। और व्यवहारिक नियमों का भी ज्ञान कराना, श्याम पट पर लिखवा कर सुधार कराना। अगर बच्चा जो है लिखने में असमर्थ है, कुछ ज़्यादा बड़े वर्ड होते हैं तो उनको आप ब्लैक बोर्ड पर लिखवा के अभ्यास करा सकते हैं। ये क्या होती हैं, शुद्ध वर्तनियों की आवश्यकता और महत्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि आपका यहाँ पर जो 2016 का पेपर है इसमें मतलब कि इसमें आपका स्कोर क्या रहा है। आपने किसी ने भी मुझे मैसेज नहीं किया है, किसी ने भी कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया कि आपका 2015 में क्या स्कोर रहा है, ठीक है। तो आपने 2015 का प्रीवियस ईयर अगर देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी है तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें, और अच्छी लगी क्लास तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है। और कल की हम क्लास में जो है 2017 का या आपका आगे वाला जो है प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो कल भी आप मेरे साथ जुड़ना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद, ठीक है।